मम्मी, आपने अंकल जी के घर फोन तो कर दिया था ना? मुझे कोई ना कोई लेने तो आएगा ना? आपको पता है मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता यहाँ के रास्तों का। छाया ने अपनी मम्मी से फोन पर बात की। वो बेहद नर्वस थी, जिंदगी में पहली बार दिल्ली आई थी। हाँ हाँ बेटा, मैंने कह दिया है, अमन लेने आएगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। अमन के नाम पर जैसे छाया का दिल जोर जोर से धड़का था। अमन आएंगे, वो अजीब सी कसमकस का शिकार हुई थी। उसका दिल जोर से धड़का। अपने ऑफिस की तरफ से उसे 6 महीने के लिए दिल्ली में मौजूद अपनी ऑफिस की दूसरी ब्रांच में काम करना था। उसकी नौकरी अच्छी थी, वो नहीं चाहती थी कि ये ऑफर बगैर वजह से ठुकरा दे। उसकी सैलरी भी बढ़ रही थी और अभी उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अपने घर के हालात अभी उसे ही संभालने थे। छोटी बहन और भाई पढ़ाई कर रहे थे और उनकी पढ़ाई का बहुत खर्चा था, क्योंकि उसकी छोटी बहन गुड़िया मेडिकल की स्टूडेंट थी। जब से उसके पापा का देहांत हुआ था, माँ बीमार रहने लगी थी। सारी जिम्मेदारी छाया पर आ चुकी थी। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकली, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पिछले कई सालों से अमन को नहीं देखा था। बस वही चेहरा याद था जब वो 10वीं में पढ़ता था और आखिरी बार लखनऊ आया था अपने पापा के साथ। तब उसकी उम्र 15 साल थी और छाया की उम्र 10 साल। आखिरी बार तभी उसने अमन को देखा था। ना तो फिर दोबारा उसकी आंटी का लखनऊ आना हुआ, ना उनका दिल्ली आना जाना। कई सालों बाद वो दिल्ली आई थी। अमन उसके पापा के सबसे करीबी दोस्त का बेटा था। उसके पापा के देहांत के बाद उसके अंकल ने उसके घर वालों का काफी ख्याल रखा था और उन्हें काफी सपोर्ट भी किया था। दोनों परिवारों के आपस में संबंध काफी अच्छे थे और बहुत घनिष्ठ भी थे। अंकल आंटी छाया से बहुत लगाव भी रखते थे। 1 साल पहले अमन के पापा का भी देहांत हो गया था। वह दिल्ली स्टेशन से जब बाहर निकली तो सारे चेहरे अनजान से लग रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अमन कौन है। तभी एक नौजवान कोट पहने तेजी से पास पहुंचा। एक बार छाया पर नजर पड़ते ही उसके माथे पर बल पड़े। फिर बड़े बड़े कदम उठाता हुआ उसके पास पहुंचा। तुम छाया हो? बड़ा सपाट सा लहजा था। वो झिझकी। जी जी छाया, मैं अमन हूँ, अब चलें। यह कह के अमन ने उसके हाथ से सामान की ट्रॉली पकड़ ली और आगे बढ़ गया। छाया तो उसकी शख्सियत देख के प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई थी। उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलती जा रही थी। जब सामने एक काले रंग की कार के सामने उसने ट्रॉली रोकी, फिर डिग्गी खोल के सामान रखा और जोर से डिग्गी बंद की। पता नहीं क्यों छाया उसे हाय तक नहीं कर पाई थी। जितनी उसकी शख्सियत आकर्षक थी, उतना ही उसका चेहरा सपाट था, बिल्कुल बेजान सा। इससे पहले कि वो पिछली सीट खोले, वो फ्रंट डोर खोल चुका था। कहने लगा बैठिए, वो चुपचाप जाकर बैठ गई। ड्राइविंग सीट वो संभाल चुका था। गाड़ी उसने स्टार्ट की और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। एक लफ्ज उसने नहीं बोला। हालांकि छाया ने फिर भी शालीनता से अपनी आंटी कविता जी की तबीयत पूछी थी। बाकी अमन के भाई बहन के बारे में पूछने लगी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका लहजा रूखा सा था, लिए दिए जवाब दे रहा था। कहने लगा, हाँ मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, जिंदा हैं। बहन भाइयों का पूछा तो कहने लगा, वो आप खुद जाकर पता कर लीजिएगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। छाया को लगा जैसे वो बात करना ही नहीं चाहता। उसका सर्द लहजा, बेजान चेहरा देख के छाया का दिल जैसे बैठ गया था। जब उसने देखा कि वह बात करने के मूड में नहीं है, ठीक से जवाब नहीं दे रहा, तो वह खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक साफ सुथरी कॉलोनी में दाखिल हुई और एक बंगले के सामने जाकर उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया। वह बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था। तुरंत चौकीदार ने दरवाजा खोला। उसे अंदाजा नहीं था कि छोटे से मोहल्ले में रहने वाली उसकी आंटी कविता जी अब बड़े से बंगले में शिफ्ट हो चुकी हैं। उसे तो लगा था जैसे इलाके में वो रहते हैं वैसा ही कोई इलाका होगा। शायद वो गाड़ी अपने किसी दोस्त से मांग के लाया होगा, लेकिन यहाँ तो नक्शा ही अलग था। गाड़ी अंदर पोर्च में जाकर रुकी। वो गाड़ी से बड़ी बेपरवाही से उतरकर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर जाने लगा। चौकीदार की तरफ चाबी उछाली। मैडम का सामान बाहर निकाल के अंदर लिविंग रूम में रख देना, यह कहकर बड़ी बेपरवाही से चलता हुआ वो लिविंग रूम के अंदर जा चुका था और
और छाया उसे देखती रह गई थी। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड था जो वो उसे दिखा रहा था। वो खुद ही चलती हुई लिविंग रूम में दाखिल हुई। तब तक अमन ऊपर की सीढ़ियां चढ़ चुका था और नौकरानी को चिल्लाकर कहने लगा, मेरी ब्लैक कॉफी मेरे कमरे में लाकर दो। अच्छी खासी मेहनत करवा दी मेरी। बड़ा रूखा सा लहजा था। उसकी आंटी कविता जी छाया से गले मिली। कहने लगी, कैसी हो बेटा, खैरियत से सफर गुजर गया? वो कहने लगी, जी आंटी जी। वो कहने लगी, गुड़िया और तरुण कहाँ हैं? उसने देखा पूरा लिविंग रूम खाली था। कहने लगी, बेटा तुम जल्दी आ गई हो ना, इसीलिए अभी वो दोनों यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आए। फिर नौकरानी से कहने लगी, इसे गेस्ट रूम दिखाओ। फिर छाया से कहने लगी, बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बस खाना लगवाती हूँ। वो गेस्ट रूम में चली गई। नहा के कपड़े बदल कर बाहर आई। अपने कपड़े भी उसने अलमारी में रख लिए थे। अलमारी बिल्कुल खाली थी। अगले 6 महीने उसे यहीं रहना था। अपने बैग में कपड़े तो रखने से रही। उसकी मम्मी ने खास कहा था कि आंटी के साथ अच्छा व्यवहार रखना। हालांकि छाया कह चुकी थी कि मम्मी, जब मुझे कंपनी की तरफ से रहने की जगह मिल रही है तो फिर मैं क्यों आंटी के घर जाकर रहूं? कितना अरसा हो गया, उन्होंने तो कभी फोन पर बात तक नहीं की, ना कभी मुझसे बात करने की कोशिश की। सालों गुजर जाते हैं, जब भी देखो आप ही फोन करती हैं। छाया को जब कंपनी की तरफ से दिल्ली की ऑफर आई तो उसने एक्सेप्ट करने के बाद अपनी मम्मी से बात की और उन्हें इस बात पर ऐतराज था कि वह कंपनी के दिए गए फ्लैट में हरगिज नहीं रहेगी। अगर दिल्ली जाएगी तो इसी शर्त पे कि वह आंटी के घर पर रहेगी। सबसे पहला ऐतराज छाया को ही था। काफी टाइम गुजर गया था। आंटी कविता जी ने कभी बात नहीं की थी, ना ही गुड़िया और तरुण से उसकी कोई बात हुई थी। और अमन से तो वह पहले ही घबराती थी। बचपन से वह गुस्से का बहुत तेज था। उसे लगा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ शायद मिजाज कुछ बदल गया होगा, लेकिन नहीं, वो वैसा ही था, एकदम सड़ियल मिजाज। जैसे ही वह लंच के लिए कमरे से बाहर आई तो नहाने के बाद काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। अभी टेबल पर बैठी ही थी कि उसे लड़ने की आवाज आई। तरुण के बच्चे, मेरा पेपर वापस करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों वापस करूं? अम्मा को भी तो पता चले उनकी लाडली बेटी ने टेस्ट में कितने नंबर लाए हैं। तरुण देखो, मेरा पेपर वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिविंग रूम में दोनों बहन भाई लड़ते हुए दाखिल हुए थे। वो दोनों जुड़वा थे, इसीलिए एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। कविता जी ने अपने सर पर हाथ मारा। कहने लगी, तरुण ये क्या बदतमीजी है, उसका टेस्ट पेपर वापस करो। वो कहने लगा, मम्मी आपको दिखा तो दूं आपकी बेटी ने क्या कारनामा दिखाया है। लेकिन सामने छाया को देखकर तरुण सीधा होकर खड़ा हो गया। अजनबी चेहरे से उसे देख रहा था। गुड़िया भी उसे देखकर चुप सी हो गई, लेकिन तरुण से अपना टेस्ट पेपर छीन चुकी थी और अपने पीछे छुपा चुकी थी। कविता जी कहने लगी, ये छाया है, तुम्हारे लखनऊ वाले अंकल की बेटी। तरुण आईब्रो चढ़ा के कहने लगा, अच्छा तो ये हैं वो मैडम जिनको भैया ने रिसीव करने जाना था। मम्मी ये वही है ना जिनकी खातिर रात को अच्छा खासा तमाशा लगा था? तरुण ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। कविता जी ने तरुण को घूर के देखा तो वो चुप हो गया। छाया अपनी आंटी को देखने लगी। वो कहने लगी, तरुण चलो जाओ अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो। नौकरानी खाना लगाने लगी और गुड़िया तुम इधर आओ, दिखाओ अपना टेस्ट पेपर। गुड़िया कहने लगी, मम्मी मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जो प्रोफेसर है ना उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है। यह कहने के बाद वो छाया से गले मिली। दोनों ही छाया से चंद साल छोटे थे। टेस्ट पेपर उसने अभी भी नहीं दिखाया था। छाया से कहने लगी, आप कैसी हैं? ठीक तो हैं? ठीक से पहुंच गईं? सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? छाया ने भी खुशनुमा लहजे में जवाब दिया। फिर कहने लगी, बस मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। उसके बाद तो मैं फ्री हूँ, खूब सारी बातें करेंगे। छाया ने कहा, हाँ श्योर, क्यों नहीं। कुछ ही देर में लंच लग चुका था। उसकी आंटी कविता जी कहने लगी, बेटा बैठो खाना खाओ। तब तक तरुण भी आ गया। गुड़िया भी आ चुकी थी। वह छाया के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी, जबकि तरुण सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। इससे पहले कि खाना शुरू करते तभी बड़ी तेजी से ऊपर की सीढ़ियां उतरते हुए अमन भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। गुड़िया बहुत बातूनी किस्म की थी। छाया से लगातार बातें किए जा रही थी और छाया भी
उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही थी। तभी अमन ने सख्त लहजे में कहा, गुड़िया चुपचाप खाना खाओ, तुम जानती हो ना मुझे डिनर और लंच के वक्त बिल्कुल खामोशी पसंद है। और क्या हुआ तुम्हारे टेस्ट का? तरुण कहने लगा, हाँ हाँ गुड़िया बताओ, अमन भैया को बताओ क्या हुआ टेस्ट का। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। वो नजरें झुका के कहने लगी, भैया जस्ट पासिंग मार्क्स। अमन कहने लगा, तुम्हें जरा भी एहसास है तुम लोगों की सेमेस्टर की फीस मैं कैसे भर रहा हूँ? तुम लोग क्या समझते हो पैसे पेड़ों पर लगते हैं जो मैं तोड़ तोड़ कर तुम लोगों की सेमेस्टर की फीस भरता हूँ? देखो मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। बड़े गुस्से से बात कर रहा था। तरुण भी चुपचाप खाना खाने लगा, गुड़िया भी। वो तो छाया के साथ प्रोग्राम बना रही थी कि शाम होते ही हम दोनों पास वाले पार्क में जाएंगे, जॉगिंग करेंगे और खूब बातें करेंगे। और अमन ये सुन चुका था। कहने लगा, रात को तुम्हारा टेस्ट मैं खुद लूंगा, तैयारी करके रखना। और हाँ, तुम मेहमान नवाजी जरा कम ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी पार्क में जाने की। अपना खाना खत्म करते हुए वह खड़ा हो गया। कहने लगा, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को 8-9 बजे तक वापस आऊँगा। हो सकता है मीटिंग के दौरान डिनर भी कर लूं, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। यह कहकर वह जा चुका था। पता नहीं क्यों छाया को यह लगा जैसे अमन ने उसे ही सुनाया है कि उसकी मेहमान नवाजी कोई निभाने की कोशिश ना करे। पता नहीं क्यों लेकिन उसे अपनी बेइज्जती फील हुई थी, बुरा लगा था। खाना भी ठीक से नहीं खाया गया। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया। उसकी मम्मी कहने लगी, छाया बेटा दिल तो लग गया तुम्हारा? कहने लगी, जी हाँ लग गया, कल से अपनी कंपनी ज्वाइन करूंगी तो बिजी हो जाऊंगी। आप सुनाइए रूबी और विकी कैसे हैं? उसे अपने भाई बहन याद आए। फिर वह रूबी से काफी देर बातें करती रही। फिर विकी ने फोन पकड़ लिया। वो उससे उसकी पढ़ाई का पूछती रही। अमन अपने घर में अगर बड़ा था तो वह भी अपने घर में सबसे बड़ी थी। जिम्मेदारियां तो उस पर भी थी, लेकिन आज तक उसने कभी अपने बहन भाई को ये नहीं जताया था कि वह कमाती है, बड़ी मेहनत से कमाती है और पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मेहमान नवाजी निभाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश मिजाज थी। कोई मेहमान आता था तो सबसे ज्यादा कंपनी छाया ही देती थी। उसे अमन की बात बहुत बुरी लगी थी। उसे लगा था जैसे उसने उसी पर चोट की है। खैर कुछ देर बाद गुड़िया उसके कमरे में आ गई। कहने लगी, आप तैयार नहीं हुई, मेरे साथ पार्क में नहीं जाएंगी? वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। छाया कहने लगी, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें मना किया है कि ज्यादा मेहमान नवाजी निभाने की जरूरत नहीं है। छाया चाह के भी अमन का लहजा भूल नहीं पाई थी। अरे छाया, आप भैया की बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, वो बस ऐसे ही हैं। छाया ने कहा, अरे नहीं, मैं क्यों सीरियस लेने लगी, चलो चलते हैं। वैसे भी कल से मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, फिर मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होगी। अच्छा अभी चले। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकली, तरुण कमरे के बाहर ही खड़ा था। ओहो, बड़ी तैयारी करके पार्क जाया जा रहा है। करूं अमन भैया को फोन? उसने गुड़िया को धमकी दी। तरुण देखो, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, टेस्ट में आकर याद कर लूंगी, इसीलिए पीछे हटो। वो कहने लगा, ऐसे कैसे लिटिल सिस्टर, मैं साथ जाऊंगा। गुड़िया कहने लगी, 5 मिनट बड़ी हूँ मैं तुमसे, लिटिल किसे कहा तुमने? वो कहने लगा, और 4 इंच छोटी भी हो ये भी साथ बता दिया करो। तरुण और गुड़िया की नोकझोंक छाया को अच्छी लगी। वो दोनों जिंदगी का एहसास दिलाते थे। दोनों ही उसके साथ पार्क में गए और दोनों ही उसके कान खाते रहे, बात बात पर लड़ते रहे। मिलके उन्होंने गोलगप्पे भी खाए। छाया ने उन दोनों के साथ बहुत एंजॉय किया। सुबह छाया जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि दिल्ली के रास्तों से वाकिफ नहीं थी और उसे जाना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से था। जब कमरे से बाहर आई तो कविता जी नाश्ता लगवा रही थी। कहने लगी, बेटा तुम जॉब पर जा रही हो? वो कहने लगी, जी आंटी, बस अब मैं शाम को ही वापस आऊंगी। वो कहने लगी, अच्छा चलो नाश्ता करके जाओ। छाया जैसे ही टेबल पर बैठी, बड़ी तेजी से जीना उतरते हुए अमन अपनी शर्ट के कफ के बटन बंद करता नीचे उतर रहा था। दोनों हाथों में घड़ी भी पकड़ रखी थी। बाल गीले थे, बालों से पानी टपक रहा था। कहने लगा, मम्मी बस एक गिलास दूध दे दें प्लीज, आज बहुत जल्दी है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। बड़ी
बड़ी जल्दी में लग रहा था। छाया ने बस चाय अपने कप में डाली थी, बार बार घड़ी देख रही थी। घड़ी पहनते हुए बस एक नज़र अमन ने छाया पर डाली। जग में से दूध का गिलास डाला। कविता जी भी बैठ चुकी थी। कहने लगी, तुम क्या हवा के घोड़े पर सवार रहते हो अमन? वो कहने लगा, मम्मी लेट हो गया हूँ। कविता जी छाया से कहने लगी, अच्छा छाया बेटा, तुम कैसे जाओगी? तुम्हें तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं। छाया कहने लगी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाऊंगी। बस मुझे ये बता दें कि मेन रोड किस साइड पे है, जहाँ से मुझे बस आसानी से मिल जाए। बॉस ने मुझे कुछ कुछ बताया तो था, मैं ढूंढ लूंगी। छाया ने भी अमन को नज़रअंदाज करके कविता जी से ही कहा था, लेकिन कविता जी कहने लगी, अरे बेटा ऐसे कैसे? मैं अमन से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देगा। इससे पहले कि छाया इनकार करती, फौरन से अमन बोल उठा, जी नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन फालतू की मेहमान नवाजियों के लिए। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे 8 बजे पहुँचना है। वैसे भी आपको क्या लगता है कि ये बहुत मासूम और भोली भाली सी लड़की है जो रास्ता न मिलने पर रोने लग जाएगी? जॉब करती है वो, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके आ सकती है तो अपने ऑफिस भी जा सकती है। वही अक्खड़ सा अंदाज, सख्त लहजा जिसमें जरा भी अपनापन नाम की चीज नहीं थी। छाया अंदर से खौल के रह गई। जल्दी से चाय के घूंट भरे और खड़ी हो गई। ओके आंटी, मैं जा रही हूँ। कविता जी कहने लगी, बेटा नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगी, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। अमन, तुमसे जो कह रही हूँ वो करो। पहले छाया को इसके ऑफिस छोड़ो, उसके बाद तुम ऑफिस जाओगे। वो चिढ़ के कहने लगा, मम्मी आप मुझे बहुत परेशान करती हैं। बड़े सख्त लहजे से उसने अपनी माँ से कहा था। छाया कहने लगी, नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमन कहने लगा, सुन लिया आपने, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमने हर एक का ठेका थोड़ी ले रखा है। जवान है, अपना अच्छा बुरा अच्छे तरीके से समझती है, यहाँ के रास्तों से भी वाकिफ हो जाएगी। अमन का इस तरह का रवैया छाया की अकल से बाहर था। छाया का सब्र जैसे जवाब दे गया था। जी चाहा अपने कमरे में जाए, सारे कपड़े अपने बैग में रख के और अपने बॉस के बताए हुए फ्लैट पर चली जाए। पता नहीं अपने आप को समझता क्या था, मुंह पर बेइज्जती करके रख देता था। कविता आंटी भी जिद्दी थी। कहने लगी, अमन छाया तुम्हारे साथ जाएगी वरना तुम भी नहीं जाओगे। अमन ने बड़े गुस्से से छाया की तरफ देखा। कहने लगा, मैडम नाश्ता कर लिया आपने? तो चलिए, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा। इससे पहले कि वो कविता जी से कहती कि मुझे इसके साथ जाना ही नहीं है, कविता जी कहने लगी, जाओ बेटा, ये तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देगा। वो चुपचाप चली गई। वो और बहस नहीं करना चाहती थी। बड़े गुस्से से उसने गाड़ी के ड्राइविंग डोर को खोला, बैठ के जोर से बंद किया। इससे पहले कि वो पीछे का दरवाजा खोल के बैठती, अपने बराबर वाला दरवाजे का लॉक वो खोल चुका था। लेकिन इस बार छाया ने भी उसका लिहाज नहीं रखा। कहने लगी, मैं पीछे बैठूंगी। देखिए मैडम, मुझे बहुत देर हो रही है, आगे आकर बैठो वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। वही रूखा तल्ख और सख्त लहजा। छाया कहने लगी, ऐसा करें आप चले जाएं, मैं अकेली चली जाऊंगी और मैं आंटी से कह दूंगी कि इससे पहले कि वो बात पूरी करती, अमन कहने लगा, आगे बैठ रही हो या मैं जबरदस्ती बैठाऊं? सुनाई नहीं देता तुम्हें? मुझे देर हो रही है। एक तो मेरी माँ को पता नहीं कौन सी नेकी करने का भूत सवार है। वो घड़ी देखते हुए बोला था। मजबूरन ही सही, छाया को उसके बराबर में बैठना पड़ा। इस बार उसने दरवाजा जोर से मारा था। देखो, ये तुम्हारे बाप के पैसों की गाड़ी नहीं है, मेरे खून पसीने की है, इसीलिए मैं इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, लेकिन दूसरों को यह हक नहीं देता कि मेरी चीजों पर अपना गुस्सा निकाले। आइंदा अगर मेरे साथ गाड़ी में बैठने का इत्तेफाक हो जाए तो दरवाजा आहिस्ता बंद करना। अमन की बात पर वह भी अकड़ के बोली, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं दोबारा आपके साथ सफर करूं। आप मुझे मेन रोड तक उतार दीजिएगा, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। उसने भी इस बार सख्त लहजे में ही बात की थी। अमन ने गाड़ी तेजी से घर से बाहर निकाली
और बड़ी तेज रफ्तार से मेन रोड पर चला रहा था। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? 5 मिनट की ड्राइव के बाद अमन ने पूछा। छाया ने अपनी कंपनी का नाम बताया। पहली बार उसने उसकी तरफ देखा था। अच्छा, तो तुम मुकेश एंड सन्स की कंपनी में काम करती हो? गुड, इत्तेफाक है मेरी मीटिंग भी उन्हीं के साथ है और उनकी कंपनी को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बस इतनी सी बात कहकर वह चुप हो गया। बाकी का सफ़र खामोशी में कट गया। जैसे ही उसकी कंपनी आई, सबसे पहले वही बाहर निकली और अंदर चली गई। अमन उसे देखता रह गया। पता नहीं किस चीज की अकड़ है इस लड़की में, किस बात का घमंड है इसे, स्टूपिड कही की। उसने अपनी गाड़ी कार पार्किंग एरिया में खड़ी की। गाड़ी से उतर के जब अंदर आया तो उसे मीटिंग रूम में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद अपने बॉस मुकेश बाबू के साथ वह मीटिंग रूम में आई। उन्होंने सबसे छाया का इंट्रोडक्शन करवाया। यह हमारी आर्किटेक्ट हैं, आज के बाद से यही नक्शे बना के दिया करेंगी और साइट पर भी यही विजिट किया करेंगी। फिर उन्होंने अमन से भी इंट्रोडक्शन करवाया। छाया ने यह नहीं बताया कि वह उसका जानने वाला है, न अमन ने ऐसी कोई ज़रूरत समझी। मीटिंग के बाद मुकेश बाबू ने अमन से कहा, आप छाया से अपने मॉल का नक्शा डिस्कस कर सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वह आपको वैसा नक्शा बना देंगी और अगर आप चाहें तो आप इसे साइट की विजिट भी करवा दीजिएगा। यह आपकी पूरी मदद करेंगी। अमन कहने लगा, देखें, आप जानते हैं मैं पहली बार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे नए और कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के हवाले मत कीजिए। मुकेश जी प्लीज़। यह सुनकर छाया के तन बदन में आग लगी थी। इस शख्स ने ठेका ले रखा था उसे डिग्रेड करने का, अपने घर पे भी और फिर कंपनी में भी। मुकेश बाबू हंसने लगे, कहने लगे, मैंने खास आपके लिए इन्हें लखनऊ से यहाँ बुलवाया है। आप जानते नहीं अमन जी, यह लड़की बस देखने में कम उम्र और नाजुक सी है, लेकिन यह बहुत इंटेलिजेंट है। आपको इसके साथ काम करके बहुत खुशी होगी और आप अपना अगला प्रोजेक्ट भी इसी से बनवाना पसंद करेंगे। आई एम श्योर आप नेक्स्ट इसी से काम करवाएंगे। मुकेश बाबू की तारीफ पे छाया ने अपने आईब्रो चढ़ाए। सामने वाले को यह जताना जरूरी समझा कि वह कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है, लेकिन अमन की फेक मुस्कुराहट ने उसके अंदर आग भड़का दी थी। देखें, यह कितनी इंटेलिजेंट है और कितनी ब्रिलियंट माइंड है, यह तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो आपके भरोसे पे आपसे मीटिंग करने आया था। मेरे लिए यह मॉल बहुत अहमियत रखता है। मैं करोड़ों खर्च कर चुका हूँ। आपके पास आने का मकसद यही है कि मेरा विश्वास आप पर मजबूत रहना चाहिए। फिर आप अपना काम जिससे मर्जी करवाएं। मुझे बस अपने काम से मतलब है कि वो मेरे मुताबिक होना चाहिए। मुकेश बाबू कहने लगे, देखिए, मैं आपको अपनी उस एम्प्लॉय से मिलवा रहा हूँ जो कि लखनऊ में काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट रह चुकी हैं। बहुत से प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं जो कामयाब भी गए हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, छाया इज बेस्ट। अमन कहने लगा, छाया? उसके लफ्जों में काट भी थी और उसके लहजे में ताना भी था। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी छाया नर्वस सी हुई थी। मुकेश बाबू कहने लगे, यस, यही नाम है इनका। फिर बोले, आप चाहें तो मिस छाया से डिस्कस कर सकते हैं। फिर वो छाया से कहने लगे, छाया, आप मिस्टर अमन को अपने ऑफिस रूम में ले जा सकती हैं। ये जैसा चाहते हैं आप वैसा नक्शा बना दीजिएगा। जो कुछ आपको आपस में डिस्कस करना है कर लीजिएगा। छाया ने अमन से कहा, जी आइए प्लीज। वो उसके कमरे तक गया। कमरे में जाते ही छाया ने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते ही एसी ऑन कर दिया था। मिस्टर अमन, बताइए किस किस्म का मॉल बनवाना चाहते हैं आप? फिर उसने अपने सामने रखे कई नक्शे उसके सामने बिछा दिए। यह मॉडल के तौर पे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं और यह सब मैंने खुद बनाए हैं। अमन ने बस एक नज़र उसे देखा और फिर रिजेक्ट कर दिए। कहने लगा, मुझे दूसरों की बनाई हुई चीज़ें पसंद नहीं आती। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे किस किस्म का मॉल बनवाना है। वह अपनी सारी डिमांड्स बता चुका था और छाया ने बहुत गौर से सुना था। कुछ जरूरी बातें उससे पूछी थी। फिर कहने लगी, मैं 1 हफ्ते तक आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नक्शा बना के दे दूंगी। वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि नक्शा बनाने से पहले एक बार आप साइट का विजिट कर लें। वो कहने लगी, ठीक है मिस्टर अमन, आप मुझे बता दें, मैं सर मुकेश के साथ जाकर देख आऊंगी। अमन ने एक तीखी नज़र उस पर डाली, फिर उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, एज यू विश।
अपनी जेबों में हाथ डाले उसी एटीट्यूड से भरी चाल से चलते हुए वह उसके कमरे से वापस जा चुका था। छाया के लिए यह काम एक चैलेंज बन चुका था। वो अमन को यह बताना चाहती थी कि वह किसी से कम नहीं है। वह ऐसा चाहती थी कि नक्शा ऐसा बनाए कि उसके होश उड़ा के रख दे। वह वापस जाने के लिए मुकेश बाबू से बस का पूछने ही लगी थी, सर प्लीज़ मुझे बताएंगे कि कौन सी बस दिल्ली बहरिया टाउन के करीब जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मुकेश बाबू कहने लगे, अरे आपको बस में जाने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। उन्होंने छाया को मुस्कुरा के कहा था, नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता और आप मुझे रोज़ तो ड्रॉप नहीं कर सकते। मुकेश बाबू कहने लगे, क्यों नहीं कर सकता, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। भाई ने आपकी जितनी तारीफ की थी आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं और हम एक दूसरे को वैसे भी पहले से जानते हैं। लखनऊ में मैंने आपके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, मैं आपके लिए अनजान तो नहीं हूँ, कई बार आपको आपके घर पर भी छोड़ा है। छाया कहने लगी, जी हाँ, लेकिन वह मेरा अपना घर था, पर यहाँ मैं अंकल के घर पे हूँ, कुछ अजीब सी बात लगती है। वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वह आपको छोड़ देगा और सुबह आपको किस टाइम पे आना है बता दें, वह आपको पिक भी कर लेगा। छाया को यह सही लगा, कम से कम उस सड़ियल इंसान का एहसान तो नहीं लेना पड़ेगा। जब वह ड्राइवर के साथ अमन के बंगले पर पहुंची तो ऐन उसी वक्त अमन की कार भी अंदर दाखिल हो रही थी। उसने छाया को मुकेश बाबू की गाड़ी से उतरते देखा तो माथे पर बल पड़े। गाड़ी के हॉर्न पे जैसे ही उसने हाथ रख दिया, जल्दी से चौकीदार ने दरवाजा खोला। वह भी दरवाजे के अंदर दाखिल होकर सीधा लॉज तक गई, लेकिन कदम वहीं रुक गए जब अमन के चिल्लाने की आवाज कानों में आई। रुई ले रखी है तुमने, हॉर्न की आवाज नहीं आती। कितनी बार कह चुका हूँ कि पहले हॉर्न पर दरवाजा खोल दिया करो, इतना वक्त क्यों लगाया है। वो चौकीदार पे चिल्ला रहा था। हालांकि इतना वक्त नहीं लगा था, लेकिन वो चिल्लाए चला जा रहा था। छाया ने कंधे उचकाए और अंदर चली गई। उस वक्त कविता जी मेड से चाय बनवा रही थी। कहने लगी, आ गई मेरी छाया। वो कहने लगी, जी आंटी जी। कुछ देर बाद अमन भी गुस्से से लॉज में आया। कविता जी कहने लगी, अमन आ जाओ, चाय पी लो। कहने लगा, जी नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय। यह कह के वो ऊपर का जीना चढ़ गया। कविता जी तो बेटे के तेवर देख के हैरान रह गईं। इसे क्या हो गया, ऑफिस से आते ही यह तो कॉफी या चाय पीता है, पता नहीं किससे लड़के आ रहा है। छाया कहने लगी, शायद इनका मिजाज ही कुछ ऐसा है, आप छोड़े उन्हें, आइए हम चाय पीते हैं। अभी वह चाय पीने ही लगी थी जब गुड़िया भी अपने कमरे से आ गई और तरुण भी। फिर तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो डिनर पे जाकर ख़त्म हुआ। डिनर पे अमन भी बैठा था। छाया आज बहुत खुश थी। कहने लगी, आंटी कल से खाना मैं बनाऊंगी, मुझे वैसे भी फुर्सत में बैठना अच्छा नहीं लगता। घर पर भी जब मैं ऑफिस से आती थी तो खाना मैं ही बनाती थी। अमन ने एक नज़र उस पर डाली। कहने लगा, मम्मी अगर खाना मेहमानों ने बनाना है तो प्लीज़ मेरे लिए खाना आप मेड से ही बनवाइएगा। आप जानती हैं ना, मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। पता नहीं वो क्या जताना चाहता था उस पर, लेकिन छाया तब के रह गई थी। लेकिन तरुण कहने लगा, मैं तो आपके हाथ का खाना जरूर खाऊंगा। पता है यह मेड जो है ना, बड़े अजीब अजीब खाने बनाती है, मैं तो पेट भर के खाता ही नहीं हूँ। वैसे आप कैसे खाने बनाती हैं? छाया कहने लगी, एक बार खाओगे फिर बताना। तरुण कहने लगा, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। आपको पता है लखनऊ जैसी बिरयानी जो है ना वो दिल्ली में कहीं नहीं मिलती। यहाँ तो बस पुलाव के ऊपर सब्जी डाल के उसको मिक्स करके कहते हैं कि यह बिरयानी है। यह सुनकर छाया हंसने लगी। कहने लगी, कल मैं तुम्हें अपने हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी और तुम वो खा के बताना कि कैसी है। गुड़िया कहने लगी, मैं तो आपके साथ लगूंगी, मुझे भी बिरयानी सीखनी है। तरुण हाथ जोड़ के गुड़िया से कहने लगा, यह देखो, माफ करो, तुम्हारे हाथ की अजीबोगरीब चीजें हम खा चुके हैं। और पता है छाया, ये गुड़िया की बच्ची तो मेड से भी गंदा खाना बनाती है। यह सुन के गुड़िया के माथे पर बल पड़े। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, समझे ना, हर जगह तुम मेरी बुराइयां करते हो। अमन कहने लगा, तुम दोनों लड़ने से बाज आओगे या फिर मैं दूसरे तरीके से तुम्हें सीधा करूं। अमन का बस इतना कहना काफी था। वो दोनों चुपचाप इंसान के बच्चे बन के खाना खाने लगे। वो दोनों ही अपने भाई से डरते थे। अगले रोज ऑफिस से वापस आते
ही छाया ने बिरयानी बनाई, साथ में खीर भी बनाई। बिरयानी इतने मजे की थी कि उसकी खुशबू पूरे बंगले में फैली हुई थी। आज तो मेड बड़ी खुश थी। पेट भर के उसने भी बिरयानी किचन में ही अपने लिए रख ली थी। छाया ने सलाद और रायता गुड़िया से ही बनवाया था। जैसे ही टेबल पर खाना रखा तो बिरयानी की खुशबू ने अमन के भी होश उड़ा दिए थे। बिरयानी तो उसे भी बहुत पसंद थी, लेकिन ईगो भी किसी चीज का नाम होता है। उसने अपने लिए वही सब्जी प्लेट में डाली जो उसने मेड से बनवाया था और हॉटपॉट में से रोटी लेके खाने लगा। जैसे ही तरुण ने बिरयानी मुंह में डाली तो तारीफें शुरू हो चुकी थी। यार कमाल कर दिया, आपने क्या बिरयानी बनाई है, कमाल कर दिया। तारीफ कविता जी ने भी की थी, गुड़िया ने भी की थी, लेकिन हर निवाले पर तारीफ तरुण कर रहा था। फिर खीर खाई तो भी उसका यही हाल था। कहने लगा, आपके हाथ में जादू है, मैं तो आपके खाने का फैन हो गया हूँ, प्लीज रोज आप मेरी पसंद के खाने बना दिया कीजिए। छाया मुस्कुराने लगी, कहने लगी, क्यों नहीं, तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता दिया करना। पता नहीं क्यों छाया यह चाहती थी कि अमन उसकी बिरयानी को चखे और उसकी तारीफ करे। एक अनजानी सी ख्वाहिश थी जो सर उठाने लगी थी। तरुण कहने लगा, भाई एक बार चक्कर के तो देखें, आप अपना खाना भूल जाएंगे। वो कहने लगा, मुझे कोई शौक नहीं है झूठी तारीफों के पुल बांधने का। बहरहाल उसने बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाया था, न खीर खाई थी, बस अपनी रोटी खा के उठकर अपने कमरे में चला गया। सब लोग छाया की तारीफें कर रहे थे, लेकिन कुछ कमी सी लग रही थी। जिस शख्स के मुंह से सुनना चाहती थी उसने तो उसके खाने को चखा तक नहीं था। जल्द ही वह अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों रोने को जी चाह रहा था। यहाँ आने पर जी भर के अफसोस हो रहा था, पछतावा हो रहा था। कमरे में आके वो अपना सब्र खो बैठी थी। आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कुछ नहीं सोच के आई थी वह, लेकिन अमन वैसा नहीं था। उसका रवैया अब उसे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रहा था। रात को बैठकर देर तक वह उसी के प्रोजेक्ट पर काम करती रही। रात के 3 बजे तक पूरा नक्शा तैयार कर चुकी थी। सुबह उसकी आंख 7:30 बजे खुली। सर में दर्द था, लेकिन जल्दी से तैयार होकर बाहर आई तो अमन घड़ी की तरफ देख रहा था, साथ साथ नाश्ता कर रहा था। वह भी कविता जी से नमस्ते करके नाश्ता करने लगी। कविता जी कहने लगी, बेटा अमन के साथ चली जाना। छाया कहने लगी, नहीं आंटी, मेरे बॉस की गाड़ी मुझे लेने आएगी। इनका बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनका कोई हर्ज हो। पता नहीं क्यों, लेकिन यह सुनकर कि छाया को मुकेश बाबू की गाड़ी लेने आएगी, अमन का कप होंठों पर जाकर रुका। वो चाय नहीं पी पाया। एक भरपूर नजर उसने छाया पर डाली। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ जा सकती हो, अमन ने बिना उसे पुकारे कहा था। छाया ने ना में सिर हिलाया, नहीं बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। जैसे ही उसने चाय खत्म की, बाहर हॉर्न बजने लगा। वो कविता जी से कहने लगी, आंटी गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन अमन से ठीक से नाश्ता नहीं हुआ। आधा कप चाय को वहीं छोड़कर चला गया था। बाहर निकला तो मेन गेट का छोटा दरवाजा खुला हुआ था। सामने मुकेश बाबू की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर नहीं था। मुकेश बाबू खुद थे और फ्रंट डोर खोल रहे थे। बड़े आराम से छाया उसके बराबर में बैठ गई, दरवाजा बंद किया। मुस्कुरा के मुकेश बाबू से बात कर रही थी। यह देखकर एक आग सी थी जो अमन के अंदर लगी थी। अपनी गाड़ी में बैठकर वह मुकेश बाबू की कंपनी में गया। तब तक वे दोनों भी पहुंच चुके थे। फिर रिसेप्शनिस्ट से उसने कहा कि मुझे छाया से काम है। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करके छाया को बताया कि मिस्टर अमन आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहने लगी, उन्हें 15 मिनट बाद भेज दीजिएगा। जानबूझकर वह छाया उसे इंतजार करवाना चाहती थी। वो 15 मिनट वेटिंग रूम में बैठा रहा, फिर छाया के कमरे में गया। वो अमन को देख के कहने लगी, यस मिस्टर अमन, बैठिए। वह सामने कुर्सी पर बैठ गया। छाया ने साइड पर रखा नक्शा पूरा खोल के टेबल पर बिछा दिया। फिर उसे बताने लगी, लेकिन वह सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था। नक्शे की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था और वह बड़े गुस्से से उसे देख रहा था। छाया को जब अपने चेहरे पर नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने अमन की तरफ देखा। वो उसी को देख रहा था और बड़े गुस्से में था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो कुछ नर्वस हुई थी। शायद नक्शा ठीक नहीं बना।
कहने लगी, नक्शा ठीक तो बना है ना, आपके मुताबिक ही बनाया है। वो कहने लगा, हाँ ठीक है, मुझे साइट पर विजिट पर जाना है, आप मेरे साथ चलें। उसने नक्शा लपेटा और अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने अभी सर से इजाज़त नहीं ली, वो मुझे किसी काम से ले जाने का कह रहे थे। इससे पहले कि वह मोबाइल पर बात करती, वह उसके पास आया, मोबाइल उसके कान से पकड़कर कॉल कट करता। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो तो फिर चलो, कुछ नहीं कहेगा तुम्हारा बॉस। बड़ा सख्त लहजा था। पहली बार अमन ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने साथ ले गया। जाकर अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोल के उसे बैठने के लिए कहा। वह चुपचाप बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठकर बड़ी तेज रफ्तार से उसने गाड़ी चलाई। छाया को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा किस बात पे आ रहा है। जिस तरीके से वह रफ ड्राइव कर रहा था, कई गाड़ियों से टकराते हुए बचा था और छाया की जान निकली थी। अमन, गाड़ी आहिस्ता चलाइए प्लीज, वो खौफ से बोली थी। अमन ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वो कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी कहीं लग जाएगी, प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइए। वह कहने लगा, शट अप, चुपचाप बैठी रहो। रफ ड्राइव करते हुए वह उसे अपनी उस जगह पर ले आया जो ज्यादा आबाद नहीं थी लेकिन आबाद हो रही थी। उसकी ड्राइव देख के वह बुरी तरह से बदहवास हुई थी। गाड़ी से नीचे उतर के उसे लग रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं। गाड़ी से उतर के वह दहाड़ते हुए छाया से बोला, जानती हो ना तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है, या फिर याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। बड़ा तीखा लहजा था। छाया कहने लगी, जी हाँ जानती हूँ। वह तब के बोली थी, तो फिर यह भी जानती होगी कि फ्रंट सीट पे हर किसी के साथ मुंह उठाकर नहीं बैठ जाते। क्या लगता है तुम्हारा मुकेश बाबू क्यों बैठी थी उसके साथ? मेरे साथ जाते हुए तकलीफ हो रही थी तुम्हें, मैं तुम्हें कहीं और लेके नहीं जाता, यहीं लेके आता। छाया को उसका गुस्सा समझ नहीं आ रहा था। देखिए, मैं मुकेश बाबू के पास जॉब करती हूँ और यह सब मेरी जॉब में शामिल है। अमन कहने लगा, तुम समझती क्या हो खुद को, क्या चीज हो तुम? छाया, तुम मुझ पर क्या जताना चाहती हो कि अपनी मनमानियां करोगी और मैं चुप रहूंगा? छाया अभी भी सब्र का दामन थामे हुए थी। मैं खुद को कुछ नहीं समझती और इस वक्त मैं सिर्फ आपके साथ साइट देखने आई हूँ। अगर आपको नक्शे में कोई बदलाव करवानी है तो आप बता सकते हैं, मुझे और कोई बात नहीं करनी। उसे अमन के गुस्से से खौफ आया था, लेकिन मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ लाया हूँ। देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने बाप की बात की लाज रख रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी इस किस्म की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसे करती हुई तुम मुझे और भी बुरी लगती हो। मेरे बाप ने जो फैसला बचपन में किया था, मुझे उस पर रोजाना अफसोस होता है। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। मेरी नफरत को बढ़ाने की कोशिश मत करो, वरना बहुत पछताओगी। यह सुनकर छाया का दिल जैसे छन से टूटा था। अमन यहाँ रुका नहीं था, बोलता ही चला गया। और ऐसी लड़कियां जो अपने बॉस के बराबर में बैठे, उनसे तो मुझे वैसे भी नफरत है। आज के बाद अगर तुम मुझे उस मुकेश बाबू के साथ नजर आई तो मैं कोई भी कदम उठा लूंगा। मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते का ढोल अपने गले में नहीं बांध सकता जो बचपन में पापा ने मेरे सर पर बांध दिया था। छाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तो तुम मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं हो। तुम जैसी लो स्टैंडर्ड की मिडिल क्लास लड़कियां अपने बॉस को खुश करने के लिए क्या कुछ करती हैं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, छाया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो उसे हैरत से देखने लगा, गुस्से से बिखर गया। छाया की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। खबरदार, जो आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की, आपके लिए यह रिश्ता बोझ है तो आप आजाद हैं। जब चाहें इस रिश्ते से आजाद हो सकते हैं। मुझे मेरी औकात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी औकात को अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका स्टैंडर्ड बदल गया है, वरना मैं कभी भी आपके घर नहीं आती। मुझे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल रहा था। मैंने मम्मी से बहुत कहा कि मुझे नहीं जाना आंटी के घर, लेकिन उन्हें शायद लगता था कि आपके और आंटी के अंदर इस रिश्ते के कारण कोई ना कोई गुंजाइश होगी। देखिए मिस्टर अमन, जबरदस्ती का रिश्ता मुझे वैसे भी मंजूर नहीं है। साथ साथ वह रोए जा रही थी, अपने आंसू साफ कर रही थी और वह हैरत से उसे देख रहा था। आप जब चाहें सगाई तोड़ सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स की जिस लड़की से चाहें शादी कर सकते हैं, लेकिन आइंदा मेरे किरदार पर कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिएगा।
हर मिडिल क्लास लड़की थर्ड क्लास नहीं होती। अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। आप तो हाई क्लास हैं, लेकिन देखिए खुद को कितने बदतमीज हैं। मैं अपने किरदार पर किसी को भी उंगली उठाने की इजाजत नहीं देती, आपको भी नहीं। यह कहकर उसने अपने आंसू साफ किए और फिर वहां से मेन रोड की तरफ जाने लगी, जो कि काफी दूर था। अमन ने गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा था, फिर उसके पीछे आया। गाड़ी में बैठो छाया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं वैसे भी घर जा रहा हूँ, घर जाकर बात करेंगे। मगर वो नहीं रुकी, कहने लगी जी नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं अकेली जा सकती हूँ और मुझे अब दिल्ली के रास्ते पता हैं। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। अमन कहने लगा, पागलपन मत करो, यहाँ से मेन रोड बहुत दूर है, तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से कोई कैब भी नहीं मिलेगी। गाड़ी में बैठो, तमाशा मत करो। अमन का वही लहजा था, लेकिन छाया नहीं बैठी, वो आगे आगे चले जा रही थी। जब अमन ने उसका बाजू पकड़ के खींचा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? इस बार वो भी चिल्लाई, कहने लगी मेरा बाजू छोड़ें। कहने लगा नहीं छोड़ूंगा, चलो मेरे साथ, और बगैर किसी शोर शराबे के गाड़ी में बैठो। वह उसे गाड़ी तक ले आया, गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वह सिसकियों से रोए जा रही थी। अमन ने कई बार उसे देखा, लेकिन फिर नजरें फेर ली। बरसों से दिल में भड़कती आग आज उस पर उड़ेल चुका था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि वह बर्दाश्त नहीं करेगी, उसे जवाब दे देगी। बचपन में अमन और छाया के पापा ने उन दोनों की शादी का फैसला लिया था और सगाई करवा दी थी। जब लास्ट बार लखनऊ आए थे, तब छाया अमन के साथ घर पहुंची। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुए हैं, वो गाड़ी से उतर के फौरन अपने कमरे में चली गई। कविता जी हैरान थी, क्योंकि छाया ने आज नमस्ते भी नहीं की थी। रोती हुई अपने कमरे में गई थी। जब अमन दाखिल हुआ तो कविता जी कहने लगी, क्या हुआ इसे? कहने लगा, मुझे नहीं पता मम्मी। वो चुपचाप सोफे पे जाके सर पकड़ के बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपना सामान बैग में डाल के बाहर निकली, साथ ही फोन पर बात कर रही थी। सर, आपने जिस फ्लैट का मेरे लिए इंतजाम किया था, मैं उसमें रहना चाहूंगी। आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें, मैं कैब लेके वहां जा रही हूँ। यह सुनकर कविता जी हैरान हुई। कहने लगी, छाया यह सामान क्यों पैक किया तुमने? क्या बात हुई है? वो रोते हुए आंसू साफ करते हुए कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे यहाँ नहीं रहना। बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी और अमन उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। कविता जी छाया से बड़े आराम से बात करने लगी, देखो ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? मुझे यह पसंद नहीं है कि मेरे घर की होने वाली बहू किसी फ्लैट में जाके रहे, जब तुम्हारे अपने अंकल का घर यहाँ पे है। मैंने तुम्हारी माँ से साफ कह दिया था कि छाया हमारे घर पे रहेगी। वो कहने लगी, कौन सी बहू, कैसी बहू? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। जैसे ही वह अपना बैग घसीट के लिविंग रूम से बाहर जाने लगी, अमन सोफे से उठा, तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसके पास गया, उसको बाजू से पकड़ के अपने सामने खड़ा किया। गुस्से से कहने लगा, अभी मैंने सगाई नहीं तोड़ी है, इसीलिए अभी तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, सामान अंदर रखो, मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन छाया ने अपना बाजू उससे छुड़वाया। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे आप जैसे शख्स के साथ नहीं रहना। सगाई पापा अंकल ने अपनी इच्छा से की थी, मुझसे नहीं पूछा था, बल्कि वैसे ही जैसे आपसे नहीं पूछा था। जब आप इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं हैं, तो मैं क्यों इस मजबूरी के रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश करूं? अमन कहने लगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें, बजाय अपनी गलती मानने के, अपनी गलती सुधारने के। तुम मुझसे कैसे जान छुड़वा सकती हो? मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी होने वाली बीवी होते हुए तुम अपने बॉस के साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठो। सच सच कहो छाया, क्या यह रिश्ता तुम्हें बोझ लग रहा है? अभी तक तुम्हारे ऑफिस में कोई यह नहीं जानता कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, क्यों? वो गुस्से से फुंकारा था। सच तो यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग के अंदर जहर भरा हुआ है, तुम्हें आज़ादी दे रखी है, तभी तुम्हारी जुबान मेरे सामने यूं चल रही है। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो यह भी उनका लालच है। कविता जी उन दोनों को देख के हैरान थी। छाया कहने लगी, मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। अमन कहने लगा, क्यों ना कहूँ, सारा खेल उनका रचाया हुआ है। आज जब मेरे हालात बदल गए तो तुम्हें यहाँ भेज दिया। उन्हें याद आ गया कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। और जब मैं अपने पापा के साथ लखनऊ आया था, तब हमारे हालात बुरे थे और तब अंकल के हालात बहुत अच्छे थे। तुम्हारे
तुम्हारे पापा ने मुझसे तुम्हारी सगाई करवाई थी और तुम्हारी माँ ने जलील करके हमें निकाला था कि कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे पापा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। लखनऊ से आते ही वो बीमार रहने लगे और फिर कभी वो पहले जैसे हेल्दी नहीं हुए। फिर एक दिन इस दुनिया से चल बसे। यह मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से यह मकाम हासिल किया है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ा, वरना तुम्हारी माँ ने जिस तरह से मुझे जलील करके और मेरे पापा को जलील करके भेजा था, मैं सगाई तोड़ देता। यह मेरी माँ का बड़प्पन है कि उन्होंने कभी मुझे यह नहीं करने दिया। मेरे पापा ने मुझसे कहा था रिश्ता निभाना, तभी मैं मजबूर था, वरना अमन की बातें सुन छाया शौक थी। कविता जी की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी, बेटा मैं नहीं चाहती कि जब कसूर तुम्हारी माँ का था तो सजा तुम्हें मिले। हमने तो उस बात को इग्नोर कर दिया, पर तुम्हारे अंकल को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए वो बीमार हो गए। लेकिन मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई भी की, ट्यूशन भी पढ़ाता रहा। यह आज तुम्हें जो कुछ भी नजर आ रहा है, यह अमन की मेहनत का नतीजा है। छाया को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने ऐसा सब कुछ किया था। अमन कहने लगा, फिर भी मैं ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ, लेकिन तुम जॉब नहीं करोगी। छाया कहने लगी, मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। पापा के बाद सब कुछ तबाह हो गया था, बिक गया था। मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। वो कहने लगा, खर्चा मैं दे दिया करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों वो बेबसी से बोला था, लेकिन आज उसकी आंखों में छाया के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि कोई और जज्बा था। शायद सगाई का बंधन कहीं ना कहीं अपना असर दिखा गया था। वो अपने कमरे में जा चुका था। अगले रोज कविता जी से कह चुका था, अपनी सिरफिरी बहू से कह दीजिए कि शादी के लिए खुद को तैयार कर ले और आंटी को भी बुलवा लें। मैं एक फ्लैट का इंतजाम कर चुका हूँ, वो लोग अब वहीं रहेंगे। कविता जी खुश हुई। चंद ही दिनों में मोनी जी भी लखनऊ छोड़ के दिल्ली आ चुकी थी। अपने गुजरे रवैये की अमन और कविता जी से माफ़ी भी मांग चुकी थी। अमन और छाया की शादी हो चुकी थी। दुल्हन बनी छाया अमन के कमरे में बैठी बेहद नर्वस थी। अभी भी दिल में कहीं यह डर था कि कहीं बदला तो नहीं ले लेगा। कमरे का दरवाजा खुला। अमन अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद होते ही छाया का दिल भी थमा था। वो उसके सामने आकर बैठ गया। छाया नजरें नहीं उठा पाई। बात अमन ने ही शुरू की। मैं पिछली बातों को भुलाकर नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसने अपना हाथ छाया की तरफ बढ़ाया। उसने झिझकते हुए अपना हाथ अमन के हाथ में रख दिया। अब तक की जिंदगी किसी तपती रेत पे मुसाफिर की तरह गुजरी है, इसीलिए गुस्सा, नफरत, ताने मेरे नेचर का हिस्सा बन चुके हैं। तुम अपने प्यार से, अपनेपन से मुझे सुधार सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन अगर कभी गुस्से में कुछ कह जाऊं तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। छाया ने इस बात में सिर हिलाया। अजीब सी डोर में बंध चुके हैं हम। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। पहली बार मोहब्बत के एहसास का तब पता चला जब तुम्हें स्टेशन पर देखा। तुम पर बहुत गुस्सा आया था। तुम्हें शायद मेरी अहमियत ही नहीं थी, और फिर जब तुम्हें मुकेश बाबू के साथ देखा तो आग लग गई थी। तब पता चला कि मैं चाह के भी तुम्हें आम सी लड़की नहीं समझ सकता। तुम अंदर कहीं पहले से थी। तुम बहुत पहले से, शायद बचपन से। गुस्से में समझ ही नहीं आया क्या क्या बकता चला गया। लेकिन आई एम सॉरी। वो माफ़ी मांग रहा था। वो शर्मिंदा भी था। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। अमन, मेरी माँ ने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, मुझे उसकी खबर नहीं थी। मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें मेरे घर में बेइज्जत होना पड़ा। अमन ने जेब में से अंगूठी निकाल के उसे पहनाई, फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। छाया, मैं बहुत चुप इंसान हूँ। लड़कियों की तारीफ मुझे नहीं आती। बहुत ज़्यादा तारीफें नहीं कर सकता। हाँ, अपने काम से इजहार कर सकता हूँ, चलेगा। छाया समझ गई थी कि अमन के बस की बात नहीं है तारीफ करना। कहने लगी, अगर मैं कहूँ कि नहीं चलेगा, आपको तारीफ करनी पड़ेगी, तो उसकी बात पे वो मुस्कुराया था। तुम सिखा दो। वो शर्माई और बोली कि मुझे तारीफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। अमन, आपने बहुत मेहनत करके सब कुछ हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत की कदर होगी। अमन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और बोला कि बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। छाया बोली, अमन,
मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और नौकरी करूँ। आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पढ़ाई में कितनी मेहनत लगती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई बेकार जाए। एक इंसान होने के नाते मेरा हक है कि मैं नौकरी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे कि हर इंसान का अपने जीवन को जीने का अधिकार है। रिश्तों में बनने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक दूसरे की इच्छाओं का गला घोट दिया जाए और बंधन को बंदिशों में बदल दिया जाए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मेरी खुशी, मेरी इच्छा मायने रखेगी, क्योंकि मेरी इस खुशी में, मेरी इस इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनकी नींव प्यार और विश्वास पर रखी होती है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। जो लोग सही होते हैं वह चाहे कहीं भी चले जाएं, वह सही ही रहते हैं, और जो गलत हैं उन्हें चाहे कितने भी कैद में रख लो, उन्हें जो गलत करना होगा वह करके ही रहेंगे। मैं बस वही चाहती हूँ जो मेरा अधिकार है। मैं बंदिशों में बंधी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को बेकार ना जाने दूँ और नौकरी करूँ। मैं आपसे इजाज़त नहीं मांग रही हूँ क्योंकि यह मेरा अधिकार है। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर मैं नौकरी करती हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप भी तो अपना काम कर रहे हैं। क्या मेरे कहने से आप अपने काम को छोड़ देंगे? नहीं ना। हमें एक दूसरे के काम की इज्जत करनी चाहिए। अमन उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद उसने छाया के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोला, उस वक्त मैं बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्से में मेरी सोचने समझने की ताकत कम हो गई थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जियो। मैं बिल्कुल भी एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो तुम्हारी तरक्की में रोड़ा हो। मैंने पता नहीं क्यों यह नहीं सोचा कि अगर मेरे लिए मेरी पढ़ाई, मेरा काम, मेरी मेहनत मायने रखती है तो फिर मुझे दूसरों की मेहनत और दूसरों की पढ़ाई की भी इज्जत करनी चाहिए। ना जाने कैसे मैंने एक पल में तुमसे कह दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगी, लेकिन मैं अपनी उन बातों के लिए तुमसे फिर से एक बार माफी मांगता हूँ और तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ और मैं एक ऐसा जीवन साथी बनना चाहूँगा जिसके साथ चल के तुम्हें यह ना लगे कि तुम्हारी सारी आज़ादी छिन गई है और तुम्हें अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है। तुम बेझिझक नौकरी करो। मैं अब इस बात को लेकर तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूँगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें ऑफिस छोड़कर आऊँगा और लौटते पर साथ लेकर आऊँगा। इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? छाया हंसने लगी, बोली कि मैं तो आपके साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन आपने ही इतना एटीट्यूड दिखाया कि फिर मेरा मन नहीं किया आपके साथ जाने का। पर कोई बात नहीं, अब तो मेरा आप पर हक है और अब अगर आपने एटीट्यूड दिखाया तो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आपका सारा एटीट्यूड निकल जाएगा। छाया की बात सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। अमन और छाया ने बराबरी के रिश्ते की शुरुआत की थी, जहां दोनों की इच्छाओं का सम्मान बराबर था। छाया अब हर रोज नौकरी पर जाती है और अमन को उसके नौकरी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह इस बात को समझ चुका है कि यह उसका अधिकार है और उसे कोई भी हक नहीं बनता कि किसी इंसान के अधिकारों को छीनने का। छाया के घर वाले भी अब दिल्ली में रहने लगे थे और छाया ने अमन को उनका खर्चा उठाने से मना किया और वह खुद ही अपने घर वालों का खर्चा उठाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके घर वाले किसी गिल्ट में हो कि वह किसी पर बोझ हैं। छाया की माँ को अपनी करनी का बहुत अफसोस है, जिसके लिए कई बार अमन और उसकी माँ से माफ़ी मांग चुकी हैं। दोस्तों, अच्छे वक्त में घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे वक्त में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता। छाया और अमन एक दूसरे से प्यार करने के साथ साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। दोस्तों, कोई भी रिश्ता जब बहुत ज़्यादा बंदी से लेकर आता है तो वह रिश्ता कम और बोझ ज़्यादा लगने लगता है। खास तौर से जो जीवन साथी का रिश्ता होता है, वह रिश्ता तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता है जब दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हमारे समाज को यह बात समझनी चाहिए कि महिलाओं को भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। उनकी भी पढ़ाई उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि पुरुषों की होती है और एक पढ़ी लिखी महिला को पढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगी होती है। किसी भी कारण से उसकी मेहनत को बर्बाद करवा देना और उसे घर में कैद कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। हर इंसान का अधिकार
अधिकार है कि वह एक आत्मविश्वास से भरी सम्मानजनक जिंदगी जिए। अगर कोई महिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो यह उसका हक है। जब कोई इंसान उसे इस बात के लिए मना करता है तो यह उस महिला के मूल अधिकारों का हनन होता है। कोई भी समाज तभी पूरी तरीके से विकसित हो सकता है जब पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबरी से तरक्की के रास्ते पर चलने का अधिकार रखते हों। किसी से भी उसका यह अधिकार नहीं छीना जाए और जबरदस्ती उसे बंदिशों में ना रखा जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का किसी घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।